Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So now student, we have discussed about the pollution and pollutants. What is pollution? Any undesirable change or unwanted change is called as pollution. In our environment is called as pollution. And any substance, that substance which contaminate our environment, the unwanted addition in our environment is called as pollutants. We have discussed about the water pollution and air pollution. Today we are going to discuss the soil pollution and later on we will discuss the noise pollution. What is soil pollution? Soil pollution, the contamination of soil. Contamination कहते हैं किसी भी केमिकल की एडिशन, यानी कि अनवांटेड चीज़ की अगर ग्रोथ होती है या उसकी प्रेजेंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंटामिनेशन. तो सॉइल के अंदर कंटामिनेशन वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स भी हो सकते हैं, फंजीसाइड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की भी एडिशन हो सकती है और इसके अलावा वेडिसाइड्स की भी. ये जो मैं सारे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है, तो ये क्या है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड, द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिसाइड्स. सेम एज द फंजीसाइड्स, the chemical which is used to kill the fungal growth of fungus, that chemicals are called as fungicides. So any contamination of soil, any contamination of soil is called as soil pollution, and the substance that cause the contamination, or you can say वो substances, वो chemicals, वो चीज़ें जो कि soil की fertility पे affect करती हैं, soil की फर्टिलिटी को रिड्यूस करती हैं, दैट आर कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूटेंट्स. अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सॉइल का मेन मकसद क्या है कि वो हमें सरफेस प्रोवाइड करिए जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं. जब तक हमारे पास लैंड नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, तो वहाँ पे इरिगेशन हम नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है फार्मिंग नहीं हो सकती. ठीक है, तो तमाम उन चीज़ों के अंदर जो भी कंटामिनेशन होती है, दैट कंटामिनेशन इज कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूशन, एंड द एडिशन और दैट सब्सटेंसेज, दो सब्सटेंसेज विच रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स आर कॉल्ड एज सॉइल पोल्यूटेंट. नाउ द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकती है. सबसे पहला है एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन को अच्छा बेहतर बना सके. लेकिन अगर वही उसके एक्सेस अमाउंट में हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके नुकसानात पहुंचते हैं, एंड दैट वुड केम इनटू द सॉइल पोल्यूशन. इसी तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वेडिसाइड्स, जितनी भी केमिकल्स हैं, अगर हम उनको एक्सेसिव अमाउंट में यूटिलाइज करेंगे, दैट विल कॉज द सॉइल पोल्यूशन. इसके साथ साथ इसके अलावा है हमारे पास डंपिंग ऑफ गार्बेज. जितने भी घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, गार्बेज है, उसको अगर हम सॉइल में इसी तरह ओपन एरिया में उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, दैट विल ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन. इसके साथ साथ डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रीज से जितने भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है, चाहे वो टॉक्सिक केमिकल्स की सूरत में हो, चाहे वो प्लास्टिक्स की सूरत में हो, चाहे वो लेदर की सूरत में, जितना भी वेस्ट आ रहा है इंडस्ट्रीज से, जाहिर सी बात है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, और उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर हम सॉइल पे इसी तरह फेंक देंगे, ओपन एरिया में इसी तरह डिस्पोज करेंगे, दैट विल कॉज द सॉइल पोल्यूशन. इसके अलावा बहुत सारी बैड हैबिट्स में क्या चीज़ें आ जाती है, डेफिकेटिंग इन द ओपन एरिया, यूरिनेटिंग इन द ओपन एरिया, स्पिटिंग इन द ओपन एरिया, दे ऑल्सो कॉज द सॉइल पोल्यूशन.
The last thing which causes the soil pollution is the use of salty water. ठीक है, नमकीन पानी से अगर हम नमकीन पानी को अगर हम इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट विल ऑल्सो कॉज द सॉइल पोल्यूशन. तो ये तो कुछ कॉजेज़ थे जो कि हमने डिस्कस की कि जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, मेन इसका जो नुकसान पहुंच रहा है वो क्या है कि इन सब तमाम चीज़ों से क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है कि सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आ रही है. ठीक है, कि उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करने की जो सलाहियत है वो सलाहियत कम हो जाएगी इन तमाम चीज़ों से, कि अगर हम केमिकल का एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम यूज़ करें, फर्टिलाइज़र्स का एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम उसको यूज़ करते हैं, इसके अलावा बैड हैबिट्स हैं, इसके अलावा अगर हम सॉल्टी वाटर को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, या जितना भी गार्बेज है, चाहे वो किचन का गार्बेज है या वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर हम उसको डायरेक्टली डंप कर देते हैं ओपन एरिया में, तो दैट कॉज द सॉइल पोल्यूशन. नाउ द अनदर फैक्टर कि अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है. द कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन के कंट्रोल किया किस तरह से कर सकते हैं. सबसे पहली बात कि फर्टिलाइजर शुड नॉट बी यूज इन एक्सेसिव अमाउंट. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, कोई एक एरिया है जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी हो रही है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट्स हैं उनके हिसाब से आपको एक कैलकुलेशन होती है पर्टिकुलर कि उस एरिया में कितने फर्टिलाइज़र की नीड है. जाहिर सी बात है जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं वो भी केमिकली ट्रीटेड होते हैं. अगर हम उनको एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो इट शुड नॉट बी गुड. ठीक है, इसके अलावा पर्टिकुलर एरिया में जो भी केमिकल्स हम यूज़ करें, चाहे वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो फंगस को किल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं, जिसको हम जंगल झाड़ियाँ कहते हैं. ठीक है, कि हमें जो है वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जो है वो मैंगो ट्री लगाया और मैंगो ट्री के साथ साथ बहुत सारे जो है वो जंगली पौधे निकल आते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज वीड्स, और इनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है. क्यों? अगर ये ग्रो कर जाएंगे तो उस सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हुए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनको ये भी यूटिलाइज़ करेगा और वो मैंगो ट्री भी यूज़ करेगा. ठीक है, तो स्पेशली इन एग्रीकल्चर जहाँ पे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी वीड्स ग्रो कर जाती हैं, तो वीड्स को ख़त्म करने के लिए उसके भी केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, दैट आर कॉल्ड एज वेडिसाइड. तो मकसद ये है कि कंट्रोल किस तरह से करते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर अमाउंट में उसको यूटिलाइज़ किया जाता है. इसके अलावा जो भी मैंने बैड हैबिट्स बताई कि हमारे पास यूरिनेटिंग इन ओपन एरिया, डेफिकेटिंग इन ओपन एरिया, स्पिटिंग इन ओपन एरिया, इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना होगा. इन तमाम चीज़ों पे पाबंदी लगनी चाहिए ताकि हमारा जो सॉइल है वो पोल्यूटेड ना हो. इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास जो कंट्रोल मेजरमेंट में एक बात ये भी आती है कि जितना भी गार्बेज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या वो आमतौर पे घरों से रहने वाला रेजिडेंशियल एरिया से आने वाला जो गार्बेज है, उसको लैंडफिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए. मतलब कि उनको प्रॉपर उनको डंप किया जाए, उसके ऊपर से कवर किया जाए. दे शुड बी यूज एज लैंडफिल. ठीक है, जो गड्ढे हैं उनको उसके अंदर फिल करके उस पर से कवरिंग उसकी देनी चाहिए. इस तरह ओपन एरिया में उनको डिस्पोज नहीं करना चाहिए. तो दैट आर सम कंट्रोल्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. Now we are going to discuss the next topic, which is soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation. What is soil erosion? सबसे पहली बात बेटा इरोजन क्या कहते हैं? वॉश ऑफ किस चीज़ का? कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, अपर लेयर होती है, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल लेयर. ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल लेयर वो होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं.
क्योंकि जो भी चीज़ डेड हो रही है, जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑन दैट सरफेस, तो ये क्या होते हैं, इसकी वजह से हमारी जो अपर मोस्ट सॉइल की लेयर होती है, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल लेयर। और इरोजन क्या होता है कि वो लेयर, द वॉशिंग ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। इसके पीछे कि किस वजह से वॉश ऑफ हो जाती है, कि इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि कहीं कोई फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो पानी बह रहा है तो वो अपने साथ साथ जो वहाँ उस एरिया की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसको वॉश ऑफ कर देगा। जब न्यूट्रिएंट्स वाली जो फ़ायदेमंद सॉइल थी वो वॉश ऑफ हो गई, तो वहाँ जो पीछे जो ज़मीन रह जाएगी, जो सॉइल रह जाएगी, वो क्या हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। इसीलिए सॉइल इरोजन को हमें उस सॉइल को सॉइल इरोड होने से बचाना होता है। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें नेचुरल फैक्टर्स हैं, या तो वो विंड के ज़रिए इरोड होती है या वाटर के ज़रिए। तो ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे चाहने से नहीं होगा कि हवा की स्पीड, हवा जो है वो बंद हो जाए और यहाँ की सॉइल जो है इरोड ना हो, या सैलाब आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है, उनको महफूज कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कहते हैं बचाना, महफूज करना, ठीक है। सॉइल इरोजन, आई थिंक it would be clear now. Soil erosion, washing of the uppermost layer of soil is called as soil erosion, and the factors should be minimized to erode which erode the soil. तो that protection is called as conservation. अब conservation के भी different methods हैं कि कौन कौन से factors हो सकते हैं जिसकी वजह से हम soil को erode होने से, soil को loss होने से हम बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है by planting trees, by making terraces and furrows, by constructing dam, by constructing dams and embankments, by avoiding overgrazing, by using suitable fertilizers, and by preventing deforestation through enforcement of a strict law. ये 6 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम सॉइल को एरोड होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बाय प्लांटिंग ट्रीज़ लगाने से जाहिर सी बात है, जहाँ पे जंगलात होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल को होल्ड करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करती हैं, ठीक है। और जब कोई सैलाब आता है या पानी तेज़ी से बहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रीज़ उनको सॉइल को इरोड होने से, वॉश ऑफ होने से बचाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाय मेकिंग टेरेसेस एंड फरोज। टेरेसेस एंड फरोज होता है बेटा पैरेलल इरिगेशन। जो हिली रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्लोपी एरिया है, अब यहाँ से अगर वाटर फ्लो होगा तो वो स्पीड में होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है पानी जो है वो फ्लो होके
अगर स्लोप की तरफ आएगा तो बहुत तेज़ी से इरोड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशली कश्मीर साइड पे या सवात एरिया में क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर हिली रीजन है, वो क्या करते हैं यहाँ पे पैरेलल स्टेयर्स की तरह से बना देते हैं, यानी कि थोड़ा सा गैप दिया, स्लोप दिया, उसके बाद उसको टेरेस की तरह बना देते हैं, एक वाइड एरिया लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लोप होता है, फिर वाइड एरिया होता है, यानी कि पैरेलल लाइनिंग जस्ट लाइक द स्टेयर्स, उस पर वो इरिगेशन करते हैं, अपनी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। जो भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसको वहाँ पे फार्म किया जाता है। तो ये टेरेसेस एंड फरोज। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो वाटर स्पीड से आएगा, तेज़ी से वॉश ऑफ कर देगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये स्टेयर्स की तरह से इस तरह से स्टेप्स बन जाएंगे तो वाटर जो जब फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। जिस तरह रिवर साइड के साथ साथ जो हमारे फार्म्स होते हैं, जब ड्यूरिंग मूनसून सीज़न जब फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो जो रिवर साइड के जितनी भी फार्म्स हैं वहाँ पे क्या होता है, पानी तेज़ी के साथ जाता है, बहता है, और वहाँ से वही के हमारी जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है। तो अगर हम रिवर साइड पे अगर हमने डैम्स बना देंगे तो वो वाटर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा या उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स कहते हैं वॉल ऑफ रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी एक वॉल खड़ी कर दी जाती है। इसका भी मेन मकसद क्या है कि जब वाटर वहाँ से फ्लो हो तो उसकी स्पीड में कमी आ जाए, ठीक है। बिल्कुल फोर्स के साथ अगर वाटर जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फोर्स के साथ सॉइल को वॉश ऑफ कर देगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड में कमी होगी तो वो उसको सॉइल इरोजन में हम कमी ला सकते हैं उसकी मदद से। नेक्स्ट वन इज़ बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग। इसका पॉइंट इसलिए है कि ग्रास लैंड हमारे पास जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, ग्रास लैंड की वजह से क्या होगा कि वो सॉइल को होल्ड करेंगे, ठीक है। सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी उस वजह से इंक्रीज़ होगी। तो ग्रेजिंग के लिए स्पेशली गोट है, शीप है, तो उनको कोई दूसरा एरिया, कोई पर्टिकुलर उसका अल्टरनेटिव उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि ये कि रिवर साइड के करीब जितने भी हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से अगर वहाँ पे ग्रास ख़त्म हो जाएगी तो उनकी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग से भी हमें बचाना है। नेक्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग सुइटेबल फर्टिलाइज़र्स, के जितना सुइटेबल फर्टिलाइज़र और मैन्योर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल की जो भी लॉस न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल इरोजन की वजह से जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए हैं उसको फुलफिल किया जा सकता है, उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है बाय यूजिंग द सुइटेबल फर्टिलाइज़र। अब जब फर्टिलाइज़र हम सुइटेबल यूज़ करेंगे उसके अंदर तमाम जो कमी थी उसको पूरा कर देंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन या वहाँ पे प्लांट्स की जो है वो ईल्ड बढ़ सकती है, वहाँ पे क्रॉप्स की ईल्ड बढ़ सकती है बाय यूजिंग सुइटेबल फर्टिलाइजर। द लास्ट वन इज़ बाय प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, के जंगलात को ख़त्म करते हैं, यानी कि जो जंगलात को काटते हैं जो लोग, उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए और हमें जंगलात को ख़त्म करने से बचाना है। कितने ही गैर कानूनी तौर पे ये काम हो रहे हैं कि लोग जाते हैं जंगलात काट के ले आते हैं, मतलब उसका मकसद कुछ भी हो कि उनके अपने पर्सनल यूज़ के लिए है या वो कारोबार कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए ताकि ये चीज़ ना हो, ठीक है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ noise pollution. The next one is noise pollution. What is noise pollution? The production of unbearable, high volume, high pitched sound is called as noise pollution, ठीक है। यानी कि जो bearable sound है उसकी लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, और हाई पिच की जो साउंड होती है that are called as noise pollution. इसके भी different factors होते हैं by using loud speakers in populated areas, ठीक है, they are causing the noise pollution. इसके अलावा जितने भी हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके हॉर्न्स, ठीक है, उसके भी बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हॉर्न्स यूज़ करते हैं
जो कि अनबियरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाउडनेस के साथ होते हैं, दैट आर ऑल्सो कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें स्टीमर्स हैं, उसमें बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, तो उनसे भी नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है एंड दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस पोल्यूशन। इसके अलावा लो फ्लाइंग जेट प्लेन्स, ठीक है, जब बाज़ औक़ात देखा होगा आपने, जब कोई प्लेन बहुत ज़्यादा नीचे से फ्लाई करता है तो उससे भी जो एक हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, जो एक लाउडनेस प्रोड्यूस होती है, दे आर ऑल्सो कॉजिंग द नॉइस पोल्यूशन। अब यहाँ पे नॉइस को मेजर किस में किया जाता है? नॉइस को मेजर किया जाता है बेटा डेसिबल्स में, ठीक है, ये इसकी यूनिट है जिसको डेसिबल कहते हैं। डेसिबल में नॉइस को मेजर किया जाता है, नॉइस के वॉल्यूम को, और जितना बेयरेबल है, जो हम सुन सकते हैं, जो हमारे कान जिसको मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, वो है 120 डेसिबल्स। अब 120 डेसिबल्स से जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा? नॉइस पोल्यूशन में आ जाएगा। वो अनबियरेबल साउंड होती है, हाई पिच क्वालिटी की साउंड हो जाएगी, और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन। नाउ द कंट्रोल्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या होगा? कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं हम कि एयर प्लग्स, एयरफोन्स यूज़ करके हम उस नॉइस से बच सकते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि नॉइस पोल्यूशन से नुकसान क्या पहुंच रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब कोई नुकसान पहुंच रहा है, जब भी हम उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, उससे बचते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह से होता है। दूसरा ये कि आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, नर्वस प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है, नर्वस टेंशन है और डिप्रेशन, और इसके साथ साथ जो है वो डेफनेस, बहरापन, डेफनेस भी नॉइस पोल्यूशन की वजह से होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।